दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और पाँचों प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि क्रांति कोण यानी कि प्रैक्टिकल एंगल किसे कहते हैं। दोस्तों क्रांति कोण किसे कहते हैं? दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब देखिए आप लोग साथ में अपना कॉपी और कलम निकाल लीजिए और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करते चलिए ताकि आपको बाद में याद करने में आसानी हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग नोट नहीं कीजिए, सबसे पहले इस प्रश्न को समझ लिए, उसके बाद आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपको फिगर से अच्छी तरह से समझा देंगे। तो देखिए आपको उत्तर में लिखना है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। दोस्तों जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से परे हटती है, यानी कि वह अभिलंब से दूर हटती है। अब देखिए सवाल ये आता है कि सघन माध्यम और विरल माध्यम किसको कहते हैं। तो देखिए जब हम लोग दो माध्यम की तुलना करेंगे, जैसे हम लोग अगर कांच और जल की तुलना करेंगे तो जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा वो विरल माध्यम होगा और जो जिसमें कम होगा वो सघन माध्यम होगा। यानी कि कांच यहाँ पर हो जाएगा सघन माध्यम और यहाँ पर पानी हो जाएगा वो विरल माध्यम होगा। उसी प्रकार से हवा और पानी में अगर तुलना करेंगे तो हवा हो जाएगा विरल माध्यम और कांच हो जाएगा पानी हो जाएगा सघन माध्यम। तो इस तरह से आप लोग सघन माध्यम और विरल माध्यम में अंतर समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से परे हटती है। अब देखिए इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर दो माध्यम ले लिए, ऊपर हम लोग ग्लास ले लेते हैं और नीचे ले लेते हैं वाटर। तो कहता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो मान लीजिए कि किरण इस तरह से यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो इसको इस तरह से जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन और मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए अभिलंब है, ये मान लीजिए कि अभिलंब है, तो ये किस तरह से चल जाएगी, इस तरह से देखिए अभिलंब से परे हट जाएगी। यानी कि ये जो कोण होगा वो इस कोण से छोटा होगा। तो उसके बाद लिखेंगे कि अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण, यानी कि विरल माध्यम में कौन कोण बन रहा है, तो विरल माध्यम में ये जो अपवर्तित कोण बन रहा है ये इसको हम लोग आर लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे सघन माध्यम में बने आपतित कोण आई से बड़ा होता है। यानी कि ये जो कोण आई होगा इससे बड़ा होगा, क्योंकि यह अभिलंब से परे हट गई है तो यहाँ पर ये कोण हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे क्या चीज़, यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक सम कोण के समान हो जाए। यानी कि विरल माध्यम ये जो कोण बन रहा है आर जो यह इस तरह से गया, उसके बाद अगर ये कोण मतलब कि ये प्रकाश और झुका तो ये मतलब कि इस तरह से जाएगा, यानी कि एंगल ये बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से अगर ये किरण इस माध्यम से यानी कि 90 डिग्री के बराबर में आ जाए, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक सम कोण के समान हो जाए, यानी कि ये देखिए यहाँ से मान लीजिए कि एक प्रकाश आया और यह इस माध्यम में इस तरह से चला गया, तो यहाँ पर ये जो कोण बन जाएगा वो 90 डिग्री के बराबर बन जाएगा। तो यही कह रहा है कि अगर यह एक सम कोण के बराबर हो जाए तो इसके सापेक्ष में सघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी कि फिर हम लोग इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल एंगल कहेंगे। तो फिर से एक बार प्रश्न को सुन लीजिए। कहता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से परे हटती है, अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण आर सघन माध्यम में बने आपतित कोण आई से बड़ा होता है। उसके बाद लिखेंगे यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक सम कोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जब ये कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो ये जो कोण होगा इसको हम लोग कहेंगे क्रांतिक कोण। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको जल्दी से अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और दोस्तों अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में आप लोग लिखिए कि सर ये प्रश्न हमको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, हम इसको फिर से अगला वीडियो में समझा देंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए। यानी कि अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है ये आपको लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे ताकि हमको
फुल में फुल मार्क्स हमको मिल सके। तो देखिए हम लोग उत्तर में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग हेडिंग दे देंगे कि अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है, या फिर लिखेंगे अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है, यानी कि सबसे पहले आपको हेडिंग दे देना है। उसके बाद आपको पॉइंट बाई पॉइंट 3 या 4 जितना आप लिखना चाहें उतना आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए पहला में लिखेंगे कि बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है, यानी कि जो बड़े बड़े अवतल दर्पण हैं उसका उपयोग सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा इसका उपयोग क्या है कि इसका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट्स, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है, यानी कि कोई भी टॉर्च का जो बाहरी हिस्सा होता है, यानी कि इसमें जो बल्ब लगा होता है और ये जो हिस्सा होता है ये किस दर्पण का रहता है, तो यह रहता है अवतल दर्पण का। कार का जो हेडलाइट भी होता है जिस तरह से, तो ये जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। इसको आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा, कहता है कि शेविंग दर्पणों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए शेविंग दर्पण कहने का मतलब हुआ कि इसका प्रयोग हम लोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो तीसरा उपयोग भी हम लोग लिख देंगे। और चौथा लिखेंगे दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि डॉक्टर अपने माथे पर क्या लगा लेता है, यानी कि सिर में इस तरह से पट्टी बंधा होता है, उसमें अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है और उसमें से प्रकाश टकरा करके उसके जहाँ पर उसको चेक करना होता है मुंह में या कहीं पे भी, तो वहाँ पर से इसको लाइट को फोकस करके और चेक करता है, यानी कि इसका दंत चिकित्सक और विशेष रोगी परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों चारों जो इसका इस्तेमाल है बहुत ही आसान तरीके से लिखे हैं, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए और बिल्कुल इसी तरह से लिख दीजिए, आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए कहता है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। दोस्तों प्रकाश का परिवर्तन तो आसान है, लेकिन प्रकाश का जो अपवर्तन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में लिखना है कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। तो पहला नियम क्या है, तो पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों ये प्रकाश के परिवर्तन में भी सेम था, सिर्फ परिवर्तन के जगह पर यहाँ पर अपवर्तन है। तो यहाँ पर ये जो पहला नियम है ये तो आपको आसान लगा होगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा कहता है कि जब एक ही रंग के प्रकाश, यानी कि जब एक ही रंग के प्रकाश किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण I की जया तथा अपवर्तन कोण R की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इससे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों स्नेल का नियम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्नेल को नियम को साइन I बटा साइन R से जानते हैं, यानी कि यह एक नियतांक होता है और इसको हम लोग कांस्टेंट, यानी कि इसको हम लोग कांस्टेंट C से डिनोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पूछेगा कि स्नेल का नियम क्या है, तो जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है इसको आपको लिख देना है और इसमें लिख देना है कि यह स्नेल का नियम भी, इसको स्नेल का नियम कहते हैं। तो देखिए दूसरा को फिर से समझ लीजिए। कहता है कि जब एक ही रंग के प्रकाश की किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो जो आपतन कोण की जया होती है और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है वह एक नियतांक होता है, यानी कि साइन I बटा साइन R, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न को। देखिए चौथा प्रश्न कहता है पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसके क्या उपयोग है। दोस्तों पेरिस्कोप क्या है, इसका क्या उपयोग है, इसको आपको लिखना है। तो देखिए पेरिस्कोप क्या होता है इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए। तो देखिए इसका आंसर में लिखेंगे पेरिस्कोप एक यंत्र है। दोस्तों पेरिस्कोप क्या है, एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी कि अपने में कहने का मतलब वो अगर हम लोग शर्ट में या फिर कहीं पे कोई वस्तु छिपा सकते हैं तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पेरिस्कोप से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकता है और पनडुब्बियों में बैठे सैनिक समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। यानी कि जो पनडुब्बी होते हैं, यानी कि बड़े बड़े जहाज जो समुद्र के अंदर है उसमें सैनिक बैठ के समुद्र तल का अच्छी तरह से देख सकते हैं, यानी कि पर्यवेक्षण कर सकते हैं। किसी धुंध वाले दिन, यानी कि जब धुंध वाले दिन का मतलब हुआ जब
कोहरा लगा हुआ रहता है उस दिन अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। उसके बाद लिखेंगे पेरिस्कोप समतल दर्पणों की सहायता से बनाए जाते हैं जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए प्रश्न यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि पेरिस्कोप किससे बनाया जाता है। तो दोस्तों पेरिस्कोप है वो समतल दर्पण की सहायता से बनाया जाता है। अब देखिए आपको यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि उच्च कोटि के पेरिस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, प्रिज्म। यानी कि ये इसमें आपको 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है, तो 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी याद कर लीजिए और इसका डिफिनेशन को अपने कॉपी में सिंपल भाषा में इसमें दिया गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसका 1-2 बार रिविजन कीजिएगा तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 5वां प्रश्न, ये बहुत आसान है। कहा था समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको आपको लिखना है। तो देखिए हम लोग आंसर में लिखेंगे समतल दर्पण के सामने जितनी दूर पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। यानी कि समतल दर्पण, मान लीजिए ये समतल दर्पण है, अगर इसके सामने जितना दूर पर हम लोग कोई वस्तु रखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब है वो दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा। यानी कि इसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा और सेम साइज का बनेगा। उसके बाद देखिए आगे लिखेंगे समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार उसके आधा होना आवश्यक है। और दोस्तों ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आप लोग पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल या ITI के एग्ज़ाम आगे देंगे या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि अगर आपका हाइट 2 फीट है, आपका हाइट अगर 2 फीट है तो आपको पूरे मतलब कि आपका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आधा होना चाहिए दर्पण का ऊंचाई, यानी कि 1 फीट होना चाहिए। इसी प्रकार से पूछ देगा कि अगर आपका हाइट 5 फीट है या कोई वस्तु का हाइट 5 फीट है और इसका पूरा प्रतिबिंब कोई समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण का हाइट कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2.5 फीट, यानी कि 2.5 फीट। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और दोस्तों ये जो आपको प्लस पॉइंट बताए हैं, ये जो क्वेश्चन, इसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। कोई भी आपको पूछ सकता है या फिर कहीं कंपटीशन एग्जाम में भी आपको ये प्रश्न आ सकते हैं, तो इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तो कीजिए ही, इसको अपने दोस्तों में कम से कम 5 दोस्त में आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जो मैट्रिक परीक्षा इस बार देने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आप लोग अगर कोई सवाल आपके मन में है जो आप लोग पूछना चाहते हैं और उसका उत्तर आप लोग वीडियो में चाहते हैं तो आप लोग उस सवाल को भी यहाँ पर दे सकते हैं। हम अगले वीडियो में उस प्रश्न को कवर कर लेंगे। यानी कि विज्ञान का कोई प्रश्न है वो अगर हमसे छूट रहा है तो उसका आप लोग लिख करके भेज दीजिए कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। हम उसको क्या करेंगे, वीडियो में पिक कर लेंगे और अगला वीडियो में उसको हम लोग बता देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।